और उसी सवाल के साथ आया था मैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। आप देखिए कि पिछले 2-1 साल से जितिन प्रसाद जो हैं वो पूरा का पूरी उनकी राजनीति ब्राह्मणों के इर्द गिर्द चल रही थी, और समय समय पर योगी आदित्यनाथ को वो ब्राह्मणों के उत्पीड़न के नाम पर घेर रहे थे। लेकिन उसी जितिन प्रसाद को ला करके भाजपा में और जब ले करके आए तो ये सीन याद कीजिए कि वो दिल्ली में आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता भी रहा था कि दिल्ली आते हैं और वहां पर उत्तर प्रदेश का न प्रभारी रहता है, न ही उत्तर प्रदेश का कोई नेता रहता है, मतलब जो यूपी गवर्नमेंट से मेरा मतलब है कोई नहीं रहता। मुख्यमंत्री को यहां तक का बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को पता तक नहीं रहता है। तो ये क्या, इसके क्या मायने निकाले जाएं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर, और पिछले 2-1 साल क्या लगातार पिछले 4 साल से इस पर चर्चा होती रही है कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को बढ़ाते रहे हैं, ब्राह्मणों को पीछे करते रहे हैं, अपने चाहे सरकार का जो उनका जो नौकरशाही का मसला हो या और भी मसला हो कई जगहों पे, और इसमें योगी आदित्यनाथ के सामने एक ब्राह्मण नेता को खड़ा करना, वो ब्राह्मण नेता कितना मजबूत है क्या है इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको खड़ा करना कहीं योगी आदित्यनाथ को यहाँ भी रास्ता दिखाने वाली बात तो नहीं है। एक बात, दूसरा सवाल ये बहुत छोटा है लेकिन ये मसला चूंकि इस पे हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए ये सवाल, चूंकि आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गतिविधियां, बहुत सारी बातें होती हैं, तो यह फर्स्ट हैंड आपसे सुनना चाहूँगा। दूसरी बात ये कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी, क्या आपको लगता है कि अभी भी आमने सामने हैं? बहुत सिंपल सवाल, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बहुत सारे मायने हैं, इसलिए ये भी समझना चाहूँगा आपसे। देखिए, आपने दो सवाल पूछे। पहला आपको बता दूं कि जितिन प्रसाद वो चेहरा है, इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। आपको याद होगा जब विकास दुबे कांड हुआ था, बिकरू कांड जिसको कानपुर का कहा जाता है, उसके बाद से लेकर के योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार ब्राह्मणों के उत्पीड़न की आरोप लगता रहा है। कहा जाता है कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, योगी आदित्यनाथ ठाकुरों को बढ़ाते हैं। इसके बाद यहाँ से अवनीश अवस्थी को लाया गया, इसके बाद से यहाँ पे कई सारे ब्राह्मण चेहरे लाए गए, लेकिन अफसरशाही में लाए गए। किसी मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरे को नहीं बढ़ाया गया। आप चीजों को, बारीकियों को समझिए। अधिकारी को लाया गया और अधिकारी किसको रिपोर्ट करते थे? मुख्यमंत्री को। दूसरी बात, यहां से अभी 2 दिन पहले अनूप चंद पांडे जो यहाँ के अधिकारी थे, अब पूर्व आईएएस थे, उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। ये कह करके ब्राह्मणों को साधा गया। जतिन प्रसाद को जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया गया, तब उनको कैसे मुख्यमंत्री को बुला करके या मुख्यमंत्री को बता करके उन्हें लाया जा सकता था? क्योंकि जब यही तो आरोप है कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में अगर जेपी ज्वाइन करेंगे, यानी कि कांग्रेस के जितिन प्रसाद, जिनको मैं जेपी कह रहा हूं, वो अगर जा करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ वहां पर उत्तर प्रदेश का प्रभारी रहेगा, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, वो भी ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहेगा, वो ठाकुर है, केशव मौर्य रहेंगे, वो पिछड़ी जाति के हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस प्रभारी को, राधा मोहन सिंह ठाकुर हैं, तो वो किसको बुला करके वहां पर खड़ा कर दें कि हम 4 ठाकुरों को मिलाकर के ब्राह्मण को ज्वाइन करा रहे हैं? आपके जवाब में ही जवाब है। दूसरी बात, कांग्रेस के साथ जितिन प्रसाद, भले ही कांग्रेस के पास चूंकि उत्तर प्रदेश में संगठन बहुत कमजोर है, वहां पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो संगठन को खड़ा कर सके। पिछले 2 साल से सारे सोशल मीडिया पे जितिन प्रसाद ब्राह्मणों को गाली बक रहे हैं, ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं, कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, इस तरह की तमाम वो ड्राइव चला रहे हैं। तो कांग्रेस में ये सब चीजें संभव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में जितिन प्रसाद का कद कितना बड़ा होगा? आपको याद होगा पिछली, आप 4 साल का कार्यकाल याद कर लिए, तमाम सारे नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में शरण ली, लेकिन आज वो कहां पर हैं? भारतीय जनता पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आए, भारतीय जनता पार्टी में तमाम चेहरे आए, बड़े बड़े नाम आए, लेकिन आज वो कहीं पर नहीं है। जितिन प्रसाद अभी पंचायत चुनाव में अपनी सगी भाभी को चुनाव नहीं जितवा पाए, और आप कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण चेहरा बन के उभरेंगे उत्तर प्रदेश में। उनसे ज्यादा अगर उनका जनाधार को देखें तो डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का है, जिनका लखनऊ से लेकर के आगरा तक है, एक ऐसा चेहरा जिसको लोग जानते हैं, जिसके नाम पे ब्राह्मण सम्मेलन भी हुए हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय, और ब्राह्मणों को एकजुट किया गया है। ये बात दूसरी है कि दिनेश शर्मा सब लोग जानते हैं, एक ऐसा चेहरा जो किसी योग्य नहीं है। वो, उन्हें शुगर कहा जाता है, यानी वो चीनी की वो गोली है जो सिर्फ मीठा बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। तो ब्राह्मणों के रूप में उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है बहुत बड़ा, जो बहुत बड़ा काम कर सके या ब्राह्मणों को साथ सके। भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल ये चेहरा नहीं है। दूसरा,
सबसे बड़ा सवाल आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास, अगर योगी आदित्यनाथ को आप थोड़ी देर के मान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में उनको बदला जाता है, तो उनके पास कोई एक ऐसा चेहरा, सिर्फ केशव मौर्य को छोड़कर के बाकी कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जिस पर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ा सके। और मेरी बात को मैं एक बात खत्म करूं उसके पहले एक बात आपको बता दूं, आवेश जी ने एक बात कही थी कि जब नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया था, तब नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया जाए। आप वहीं से सारी चीजों को पकड़िए, मेरे सारे जवाब वो खुद दे रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ को बनाना पड़ा। और आज जो आपने दूसरा सवाल पूछा है उसका जवाब यही है कि उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी भले ही पूरे देश में ताकतवर हो, पूरी दुनिया में उनका सलाम बजता हो, उनका डंका बजता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पे अगर उनका जोर चलता तो 6 महीने पहले अरविंद शर्मा को यह कह के भेजा गया था कि डिप्टी सीएम का पद लेंगे, तो अगले दिन डिप्टी सीएम के पद पर अरविंद शर्मा होते। आवेश जी, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, शायद आप मेरी बात से सहमत हो, लेकिन आवेश जी, जब अरविंद शर्मा को भेजा गया तो उससे पहले जो ये मैसेज भेज दिया गया कि डिप्टी सीएम होंगे और जो है योगी आदित्यनाथ उनको रिपोर्ट करेंगे, उनके कामकाज पर, यही एक जो रिपोर्ट आई वो योगी आदित्यनाथ के स्वभाव को करती है। और योगी आदित्यनाथ वो शख्सियत है, योगी आदित्यनाथ वो शख्सियत है जो अपने ऊपर कोई दबाव नहीं महसूस करते। मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा आपका, बस आपको वो दौर याद करिए जब विधानसभा के अंदर, मैं उस समय विधानसभा के सत्र में था, क्योंकि सत्र चल रहा था, इस नाते हम लोग को जाना पड़ता है, तो 200 विधायक धरने पर बैठे थे और शाम को 8 बजे तक बैठे रहे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से पीछे नहीं हटे। और जिस विधायक की मांग को लेकर के 200 विधायक धरने पर बैठे थे, यानी वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था और वो सदन में था, कहा था मेरे ऊपर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जब 200 विधायकों का धरना खत्म हुआ, उसके बाद पुलिस वहां पर उसके घर पर नोटिस सस्पा करके चली आई। यानी 200 विधायक एक तरफ रहे और उत्तर प्रदेश का जो गृह देख रहे थे अवनीश अवस्थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ने विधायक के घर से नोटिस नहीं हटवाई और 200 विधायक खड़े रहे और बाद में सबको समझा करके संदेश दे दिया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो चाहेंगे वही होगा। और आप 4 साल का कार्यकाल उठा के देख लीजिए, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, केंद्रीय नेतृत्व है, मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है, पूरा देश के प्रधानमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से बड़ा व्यक्तित्व है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्योंकि योगी है और योगी हठी होता है, अगर वो अपने ऊपर ठान लेता है तो वो अपना सब कुछ गंवा देता है, लेकिन वो झुकता नहीं है। यही आपका दोनों सवालों का जवाब है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आवेश जी की बात हो सकता है कैबिनेट का विस्तार हो, जो मैंने पहले भी कहा, हो सकता है छोटा मोटा विस्तार हो सकता है, लेकिन बड़ा विस्तार नहीं होगा। अरविंद शर्मा डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। फिर मैं आपको सारी बातें बोल रहा हूं, अरविंद शर्मा को गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा। ये 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। छोटे मोटे मंत्रियों का बदलाव हो सकता है, 1-2 लोगों को समायोजित किया जा सकता है। 5 जुलाई को 4 एमएलसी का पद खत्म हो रहा है, चारों समाजवादी पार्टी के हैं, चारों मनोनीत किए जाने हैं। उसको लेकर के आज दिल्ली में चर्चा हो सकती है कि किसको जो है वहां पर एमएलसी बनाया जाए, ये तमाम सारी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन कल दिल्ली जब बैठक खत्म होगी, 11 साढ़े 11 बजे बैठक खत्म हो जाएगी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ के पक्ष में ही फैसला आना है। ऐसा कोई फैसला नहीं आएगा जो योगी आदित्यनाथ की छवि को बट्टा लगाए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब पहले जो कहा जाता था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है, तो आप सब लोग जो उत्तर प्रदेश में हैं ये मान के चलिए कि अब उत्तर प्रदेश में रहना है तो पिछले 4 साढ़े 4 साल से जैसे योगी योगी कह रहे थे, आगे भी कहते रहिए, क्योंकि जैसा हमारे पैनलिस्ट बता रहे हैं और वहाँ पर जिस प्रकार ये हठी जो हठपन जिसे कहते हैं या मठ के लोग हठी होते हैं जैसा बताया जा रहा है, अगर वैसा है तो यहाँ पर सीधी तलवार खींची हुई है और वो है योगी आदित्यनाथ बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन जीतता है ये आने वाले समय में समझ में आ जाएगा, लेकिन जब जनता के दरबार में आप जाएंगे तो जनता को तय करना होगा कि किसे जिताना है और किसे हराना है। तो उत्तर प्रदेश के जो वासी हैं वो बिल्कुल समझ लें, साफ समझ लें कि यहाँ पर जो अपने बीच की आपसी जो लड़ाई है उस लड़ाई में आपको क्या करना है, ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और हमारे साथ अब चूंकि कार्यक्रम समापन का समय हो गया है, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे तीनों साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। राजेश जी बहुत ही
अच्छे ढंग से आपने सब कुछ समझाया।